रॉक्यूफोर्ट चीज के लिए किसका यूज करते हैं? पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी का। और वैसे याद पेनिसिलियम एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, तो क्या याद करना था? अरे फंजाई की बैक्टीरिया, क्या याद करना है? फंजाई, ईस्ट याद करोगे कि फंजाई याद करोगे? तो यहां भी दो बातें मैंने आपको समझाई थी कि चीज में दो चीजें हैं, दो तरह की चीजें, स्विस चीज एंड रॉक्यूफोर्ट चीज। तो स्विस चीज के लिए यूज करते हैं किसका? बैक्टीरिया का। उसका नाम भी याद करना, कौन सा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई। और दूसरा आपको बताया गया रॉक्यूफोर्ट चीज, जिसको राइपनिंग करने का काम बैक्टीरिया करता है कि फंजाई? फंजाई करता है, जिसका नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तोड़ी कहां पर यूज किया जाता है? सदर्न इंडिया में। हाँ साउथ बोल लो भाई तुम लोग, हम सदर्न बता रहे, तुम लोग साउथ याद कर लो, ठीक है? तो सदर्न इंडिया में यूज करते हैं। और किससे बनाते हैं इसको? सैफ्रॉन पाम। बोलो, सैफ्रॉन पाम। एक दो दिन लगेगा अभी सीखने में कि क्या ट्यूनिंग मैच करने में ना, कि मैं क्या पूछना चाहता हूं और तुम लोग क्या बताना चाहते हैं। अभी एक दो दिन का लगेगा टाइम। एक दो दिन में तुम लोग फ्रीक्वेंसी हम पूछेंगे, तुम लोग तुरंत वही जवाब दोगे जो मैं सुनना चाहता हूं। तो इसके अलावा जो कुछ फूड आइटम थे याद आ रहे कौन कौन से? फिश, बम्बू सूट एंड सोयाबीन, इनको भी फर्मेंट किया जाता है। ठीक, और कुछ बचा इसमें? चीज अब कितनी बार बताएं भाई, अभी चीज तो बताया है। कितना टाइम लगा? 5 मिनट में हो गया काम। मतलब जो हम 1 घंटे में पढ़ते 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। और फिर पूरे जब 39 डेज जो हम पढ़ाएंगे ना, 40वें दिन पूरा रिवाइज करा देंगे। और जिस दिन एग्जाम आप देने जाएंगे उसके एक दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले बुला के 8 घंटे करीब लगेगा, और 8 घंटे में पूरे 32 चैप्टर। और जैसे ही मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे हर एक एक पॉइंट बताते चले जाएंगे, अगले दिन वही आ जाएगा सब पेपर। अबे कंपटीशन, इसमें भी कंपटीशन। ठीक है, तो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में कितने टॉपिक हमारे पास? 6। पहला कौन सा? माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बोलना। मुझे कैसे याद है? बोलते रहते। बचपन में कैसे याद करते थे? ऐसे कॉपी लेते थे और ऐसे चलते चलते खूब रट्टा मारते थे। पहाड़ा भी ऐसे याद किया, बस वैसे ही करना। तो बोलते रहना है, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतने अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये 6 टॉपिक है पूरे आपके। ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है, एक बार देख भी लो फिर से। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है? माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साइज कितना है? लेस देन 100 माइक्रोमीटर। माइक्रो में ये सारे नाम लिखे हैं, वायरसेस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। जिसमें वायरसेस, वायरॉइड और प्रियॉन को ए सेलुलर कहा जाता है, और ए सेलुलर होने की वजह से इन्हें 5 किंगडम में जगह नहीं दी गई, किसी किंगडम में रखा नहीं गया। बाकी बैक्टीरिया का किंगडम मोनेरा, फंजाई किंगडम प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा। फिर माइक्रोस्कोपी के कुछ नाम दिए गए हैं, ये तो आपको आसानी से पता ही है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं। सारे नाम यहाँ पर लिखे। इसके लिए टर्म यूज करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। और कौन कॉस्मोपॉलिटन होता है? फंजाई के लिए भी टर्म एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, कॉस्मोपॉलिटन। हाँ हाँ, बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया तो इसमें आ ही गए हैं, है ना? माइक्रोब के अंदर बैक्टीरिया तो सारे ही आ जाते हैं ना। प्रियॉन्स के बारे में देखिए, लिखा है प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, यही इसकी डेफिनेशन है। और इसमें अगर आप देखें तो डिजीज कौन सी है? मैड काउ डिजीज एंड सियार जैकब डिजीज। एडिनो वायरस के बारे में लिखा है, क्या कॉज करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये आपको क्या बना के दिया गया? बैक्टीरियोफेज, या इसे कहते हैं बैक्टीरियल वायरस। जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसे बैक्टीरियल वायरस कहते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन कौन सा? हेड, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर। कितने टेल फाइबर? 6। और जो इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहां पर है? हेड रीजन। तो ये वायरस किससे बना हुआ है? बैक्टीरियोफेज से बना है वायरस। 2 चीजों से। जो हरा हरा है वो क्या है? प्रोटीन, जिसे कहते हैं कैप्सिड। और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है। यानी वायरस क्या हो गया? न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब
न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। फिर ये कौन सा वायरस है? टीएमवी। टीएमवी का जेनेटिक मॉडल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये क्या दिखाई दे रहा है? कैप्सिड। और ये यूनिट क्या है? कैप्सोमियर। और इसी को आपने पढ़ा कैसा है? रॉड शेप। ये इस चैप्टर में पता चला, ये डायग्राम चैप्टर 2 में दिया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। फिर माइक्रोब कह रहे हैं कि जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं इनको न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो करा सकते हैं, जिससे कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनी विजिबल विद नेकेड आई। फिर ये पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था कल, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसमें पहले हमने कर्ड के बारे में पढ़ा। कर्ड में लैक्टोबैसिलस या लैब मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, और ये नाम ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो क्या सिक्रीट करता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच बदलता है, और पीएच बदलने की वजह से प्रोटीन कोएगुलेट कर जाती है। मिल्क प्रोटीन कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट। यहाँ पार्शियली वर्ड पे आपको ध्यान देना है। लैब improve nutritional quality of milk by adding vitamin B12, cyanocobalamin, this is cobalt containing vitamin. A small amount of curd used as inoculum or starter in fresh milk. In our stomach, lab play very beneficial role in checking disease causing organism. फिर इडली एंड डोसा में हमने देखा कि जो डो है दिस इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, एंड पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ब्रेड में जो डो बनाया जाता है दैट इज फर्मेंटेड बाय फंजाई। ईस्ट कौन? सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। और जो ब्रेड बिस्किट की इंडस्ट्री उसको कहते हैं बेकरी, और बेकरी में किसका यूज कर रहे हैं? ईस्ट का, इसलिए इसका नाम क्या है? बेकर्स ईस्ट। दिस इज कॉल्ड बेकर्स ईस्ट। फिर तौड़ी की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल ड्रिंक है कहां पर? सदर्न इंडिया में। सीखना मत कुछ, ठीक है। एंड दिस इज मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सेफ फ्रॉम पाम ट्रीज। पाम होता है ताड़। फिश, बंबू सूट एंड सोयाबीन दिस इज आर फर्मेंटेड बाय माइक्रोब्स। फिर चीज हमने पढ़ा, और चीज की अलग अलग वेराइटी जो है वो टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट की वजह से है। और अलग अलग टेस्ट किसकी वजह से? माइक्रोब की वजह से। माइक्रोब बदलेंगे और चीज बदल जाएगी। जैसे स्विस चीज है तो इसमें माइक्रोब कौन सा है? बैक्टीरिया। और अगर हम रॉकीफोर्ड चीज की बात करें तो इसमें फंजाई। इस फंजाई का नाम एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया यहाँ पर जो हमने कल पढ़ा था। तो ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऐसे पलटते जाना, आपको चीजें पता चल जाएंगी। अब दूसरे टॉपिक को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यहां पर एक हेडिंग डाल दे रहे हैं, माइक्रोब्स इन। अब इधर देखेंगे केवल, उसमें नहीं झांकेंगे, उसको एक तो बंद कर दो तुम लोग, कॉपी किताब एकदम बंद। अब बताओ सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? लार्ज स्केल। इंडस्ट्रियल मतलब लार्ज स्केल पे। अब इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास? हाँ, 3 टॉपिक है यहाँ। पहला टॉपिक है, अबे नालायक को सामने लिखा है, फर्मेंटेड बेवरेजेस। पहला टॉपिक है फर्मेंटेड बेवरेजेस, दूसरा एंटीबायोटिक, और तीसरा एसिड्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। अब ये टॉपिक मैं क्यों बताता हूं? क्योंकि इससे चीजें याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो पहला क्या है? एल्कोहलिक बेवरेजेस, दूसरा टॉपिक एंटीबायोटिक, और तीसरा एसिड, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में। इसमें एक वर्ड है बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब होता है पेय पदार्थ, जैसे कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये भी क्या है? बेवरेजेस। लेकिन क्या ये एल्कोहलिक है? नहीं, दीज आर नॉन एल्कोहलिक, इनमें कोई एल्कोहल नहीं है। लेकिन अगर हम फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करते हैं जिनमें एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल इज C2H5OH, दिस इज द इथाइल एल्कोहल। तो अब ये जो फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं इनमें 5 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है यहाँ पर, जो आपके सामने लिखे। कौन से? वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। और इनका जो फर्मेंटेशन के लिए, या जो शराब व्यवसाय जिसको कहते हैं हिंदी में, शराब व्यवसाय को इंग्लिश में कहते हैं ब्रीवरी इंडस्ट्री। कौन सी? ब्रीवरी, बेवड़ी नहीं बे, कौन सी? ब्रीवरी इंडस्ट्री। और ये जो इथाइल एल्कोहल, इसका फॉर्मेशन भी कौन करता है? ईस्ट। ईस्ट का यूज बेकरी में करते हैं या ब्रीवरी में? दोनों में। बेकरी में करते हैं इसलिए इसे कहते हैं ब्रीवर्स, हाँ, ब्रीवर्स ईस्ट, और बेकरी में करते हैं इसलिए बेकर्स ईस्ट। तो दोनों टर्म इसी ईस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये 5 नाम आपको याद करने हैं।
अब यहां पर अलग अलग तरह के, जैसे वाइन और बियर की बात करें, इसमें किसमें अल्कोहल, दोनों, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है क्या? यस, दोनों में। और माइक्रोब अलग अलग है क्या इनमें? नहीं, माइक्रोब इनमें सेम है। चीज में माइक्रोब बदलने से क्वालिटी बदल जाती थी, लेकिन यहाँ माइक्रोब नहीं बदलेंगे, यहाँ पर क्या बदलेंगे? रॉ मटेरियल। क्या बदलेंगे? रॉ मटेरियल और प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग आज आपने वो डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, तो वही काम डिस्टिलेशन करेंगे या नहीं करेंगे, दो चीजें यहाँ पर पॉसिबल हैं। और रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, जानकारी के लिए आपको केवल बता रहे हैं यहाँ पर, अगर फ्रूट जूस यूज करते हैं, खासतौर से ग्रेप जूस, अगर ग्रेप जूस की बात करें, इस पे अगर ईस्ट ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा? वाइन। और अगर जौ का यूज करेंगे तो क्या बनेगा? बियर। तो वाइन और बियर दोनों को बनाने के लिए ईस्ट का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या दोनों में रॉ मटेरियल अलग है? यस। लेकिन रॉ मटेरियल आपको दिए नहीं गए, बस एनसीईआरटी ने फ्रूट जूसेस, माल्टेड सीरियल ऐसे टर्म यूज किए हैं। अब टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक डिपेंड ऑन टू थिंग्स, मतलब किस तरह की एल्कोहलिक ड्रिंक मिलेगी, वाइन मिलेगी, बियर मिलेगी, विस्की, ब्रांडी, रम में से क्या मिलेगा, ये दो चीजों पर डिपेंड है, रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। ये माइक्रोब पर डिपेंड नहीं है। लेकिन चीज का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड था? माइक्रोब पर। वहां रॉ मटेरियल सेम होता है, लेकिन वहां माइक्रोब बदल जाता है। यहां पर रॉ मटेरियल अलग होगा और प्रोसेसिंग अलग होगी। तो रॉ मटेरियल आपने देख ही लिया कि रॉ मटेरियल बदलने पर एल्कोहलिक ड्रिंक बदल जाती है। अब यहां पर प्रोसेसिंग की बात करें, तो वाइन और बियर का जो प्रोडक्शन हो कैसे होता है? विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन। और बाकी जो तीन है वो विद डिस्टिलेशन। तो क्या दोनों याद करोगे? नहीं, दोनों याद करोगे तो कंफ्यूजन, किसी एक नहीं, केवल वाइन बियर याद करेंगे। तो वाइन बियर कैसे प्रोड्यूस होता है? विदाउट डिस्टिलेशन, बस इतना ही रट्टा मारेंगे। अब विद डिस्टिलेशन अगर पूछेगा तो इन्हीं तीन में से कोई एक एग्जाम्पल आपको देगा, तो इसलिए पूरा याद करने की जरूरत नहीं, केवल आप इतना याद करेंगे कि विदाउट डिस्टिलेशन किसे प्रोड्यूस करते हैं? वाइन एंड बियर। ये टॉपिक हो गया, एल्कोहलिक बेवरेजेस खत्म। दूसरा टॉपिक कौन सा? एंटीबायोटिक। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कितने टॉपिक हैं? तीन। पहला कौन सा? एल्कोहलिक बेवरेजेस, कंप्लीट हो गया। दूसरा कौन सा? एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक। जैसे मैंजी फेरेंडी का कैसा वर्ड है? लैटिन। होमोसेपियंस लैटिन। सिस्टमैटिक्स, ये देखो, सिस्टमा, सिस्टमा से बना है ना, सिस्टमा कैसा है? ग्रीक वर्ड है कि लैटिन वर्ड है? लैटिन वर्ड है बेटा, चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है। तो सिस्टमा फिर से हम लोग पढ़ेंगे, ये ग्रीक वर्ड है। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, और बायोस मतलब लाइफ। क्या ये एंटीबायोटिक दवाइयां हैं? तो ये दवाइयां हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है? हाँ, बोथ कौन बता रहा भाई? अभी कैसे डॉक्टर बनोगे? पेशेंट को दवाई दो, कहोगे ये फायदेमंद भी नुकसानदायक भी है। अरे ऐसे थोड़ी करना है। बीच वाले डॉक्टर भी होते हैं। तो एंटी का मतलब क्या है? अगेंस्ट। तो ये एंटीबायोटिक क्या अगेंस्ट है? हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है। तो किसके अगेंस्ट है? पैथोजन के। तो ये ध्यान रखना है कि जो एंटीबायोटिक नाम रखा गया है वो पैथोजन के हिसाब से रखा गया है, क्योंकि पैथोजन को ये मारने का काम करता है, जबकि हमारे लिए तो फायदेमंद है ना, हमारे जीवन को तो बचाने का काम करता है। तो अगर हम पैथोजन के हिसाब से, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हम लोग, बता देना तो थोड़ा स्लो कर देंगे, और तेज। तो एंटी जो यहां पर वर्ड है ये माइक्रोब या पैथोजन के लिए। और अगर ह्यूमन के हिसाब से बात करें तो दीज एंटीबायोटिक आर प्रो लाइफ। प्रो लाइफ, प्रो लाइफ का मतलब जीवन को बचाने के लिए है। और अगर हम पैथोजन की बात करें तो उनको मारने के लिए। इसलिए एंटीबायोटिक का मीनिंग है अगेंस्ट लाइफ, और ये अगेंस्ट लाइफ जो है किसके लिए है? पैथोजन के लिए, पैथोजेंस। ठीक है, ये यहां पर लिखा है अगेंस्ट लाइफ विद रिस्पेक्ट टू पैथोजन एंड प्रो लाइफ विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन बीइंग। अब यहां पर इससे हम कई सारी जानलेवा बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक का यूज करके। इतने नाम एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला उफिंग कफ, जिसे कहते हैं काली खांसी। लेप्रोसी द कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ भी गांव में कहते हैं। डिप्थीरिया, ये क्या है? गला घोटू। लिखा गाल है लेकिन गाल
गला घोटू कहते हैं। क्या कहते हैं? गला घोटू। मतलब इस पर्सन को लगता है कि कोई गला घोट रहा है। और प्लेग को कहते हैं प्लेग डेथ। ये तो बहुत जानलेवा बीमारी है। प्लेग की वजह से करोड़ों लोग मारे गए, क्योंकि उस समय ये 1920 के आसपास की बात है, 1920 के आसपास। और एंटीबायोटिक की खोज कब हुई? 1928 में पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, और पहला यूज किया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए। तो यानी उसके 1945, हाँ बिल्कुल 1945 के आसपास। तो ये जो प्लेग है इससे लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे जाते थे, इसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन एंटीबायोटिक के द्वारा हमने इन सभी जानलेवा बीमारियों को ट्रीट कर लिया है। अब एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी है, इससे 20वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से माना जाता है। अब कह रहे हैं कि आज के समय में बिना एंटीबायोटिक के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर इस धरती पर एंटीबायोटिक ना हो तो जीवन भी संभव नहीं आज के समय में। और किसके बिना जीवन संभव नहीं? पानी। अगर पानी ना हो धरती पर तो जीवन नहीं है। तभी कहते हैं जल ही जीवन है। और ऑक्सीजन ना हो तो जीवन रहेगा? हाँ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। एनारोबिक तो जिंदा रहेंगे ना, तुम नहीं जिंदा रहोगे। एनारोबिक बैक्टीरिया तो जिंदा रहेंगे ना। लेकिन अगर धरती पर पानी ना हो तो कोई भी सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई? पानी में। ठीक, एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल हैं जो एक माइक्रोब प्रोड्यूस करता है दूसरे माइक्रोब को मारने के लिए, उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। और पेनिसिलियम नहीं भाई भाई, अरे अरे ऐसा मत करो, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी। और इसको जिससे निकाला गया था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम इज फंगस, और इस फंगस का क्लास क्या है? एस्कोमाइसिड्स, जहां से ईस्ट बिलोंग करता है। और इसकी डिस्कवरी की गई किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, 1928 की बात। और ये कैसी डिस्कवरी? चांस डिस्कवरी का ये मतलब होता है कि वो इसको खोज नहीं रहे थे, बाई लक, किस्मत की वजह से उनको ये मिल गई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर। किस पे? स्टेफाइलोकोकस। एक स्ट्रेप्टोकोकस होता है। स्ट्रेप्टोकोकस से कौन सी बीमारी? निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस अलग है, स्टेफाइलोकोकस अलग है। तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। काम करते समय उन्होंने देखा कि उनकी कुछ ऐसी कल्चर प्लेट हैं जो अनवॉश्ड हैं, और अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया ये ग्रो कराना चाह रहे हैं स्टेफाइलोकोकाई, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? उन्होंने देखा कि एक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और उस केमिकल का नाम इन्होंने रखा पेनिसिलिन। नाम इसलिए पेनिसिलिन रखा गया क्योंकि यहां पर पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगस या मोल्ड ग्रो कर गया, और उसकी ग्रोथ की वजह से जो बैक्टीरिया थे वो ग्रो नहीं कर पाए। यानी एंटीबायोटिक जनरली किसको मारते हैं? बैक्टीरिया। पहली एंटीबायोटिक किससे मिली? फंजाई से। ज्यादातर एंटीबायोटिक मारते किसके हुए? बैक्टीरिया को। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया यहां ग्रो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यहां पर एक केमिकल है पेनिसिलिन नाम का, और ये जो केमिकल है वो किसने प्रोड्यूस किया? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के नाम के आधार पर नाम क्या रखा गया? पेनिसिलिन नाम इसका रखा गया। अब दो साइंटिस्ट ने, चेन एंड फ्लोरी। चेन और फ्लोरी के द्वारा पेनिसिलिन का पोटेंशियल पता चला एक एंटीबायोटिक के रूप में। मतलब चेन एंड फ्लोरी ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कर दी, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये नहीं जानते थे कि इस पेनिसिलिन का क्या काम है, क्या रोल होगा। तो चेन एंड फ्लोरी नाम के दो साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो पेनिसिलिन नाम का जो केमिकल है, ये एक दवाई की तरह यूज किया जा सकता है। और पहला यूज पेनिसिलिन का किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर। जो अमेरिकी सैनिक युद्ध में घायल हो जाते थे उनका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक का सबसे पहला यूज किया गया। और इस काम के लिए फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी को नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में। आपके सिलेबस में ज्यादा नोबेल प्राइज नहीं, 3 नोबेल प्राइज आपको याद करने हैं। दूसरा कौन सा? 1953 में किसको दिया गया? वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को। वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस। बोलो किस काम के लिए? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तीसरा नोबेल प्राइज
मेल्विन केल्विन को दिया गया। कब? 1961। ये तीन आपके एनसीईआरटी के नोबेल प्राइज जो आपको याद करना, 1945, 1953 और 1961। यही चीज हमें करनी है, बस लिंक करना है चीजों को कि एक कोई बात आई, अब जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां केल्विन के बारे में बात करेंगे तो वहां बाकी दो रिवाइज कर लेंगे। जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहां वाटसन क्रिक आएंगे तो वहां पर बाकी दोनों रिवाइज कर लेंगे। तो इससे कई बार रिवीजन हो जाएगा और चीजें एकदम टिप पे आपको याद हो जाएंगी। तो 1945 का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? चेन, फ्लोरी एंड फ्लेमिंग। 1953 का वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस। और 1961 का मेल्विन केल्विन को। मेल्विन केल्विन को किस लिए दिया गया? केल्विन साइकिल के लिए, जिसको आप C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो C3 साइकिल में कार्बन का पाथवे पता लगाने के लिए C14 यूज किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। कल सवाल था भी ये टेस्ट सीरीज में भी आपके, तो उसका पता लगाने के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है कि क्या फंजाई के अलावा और भी कोई एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकता, तो आप कहेंगे बिल्कुल। और कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया। तो यहां पर एक नाम मैंने लिख दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक। किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। और ये क्या है? बैक्टीरिया। और भी कई सारी एंटीबायोटिक के नाम लिखे हैं, जैसे कैनामाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन। ये कहां पढ़ेंगे? बायोटेक। बायोटेक में अगर वो PBR 322 याद आ रहा हो तो PBR 322 में दो जीन थे आपके पास, कौन से? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और ये दोनों क्या काम करते थे? सेलेक्टेबल मार्कर। तो अब वहां पे आएंगे तो वहां कुछ और एंटीबायोटिक में मिल जाएंगे। तो पहली एंटीबायोटिक किससे मिली? हाँ, पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि एक फंगस है। लेकिन बाद में हमें कई ऐसे बैक्टीरिया के बारे में पता चला जो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक नाम चाहो तो याद कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी ने पूछा है आपसे ये वाला। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमारे पास कितने टॉपिक हैं? 3। पहला कौन सा? फर्मेंटेड बेवरेजेस। बोलने से याद होगा, बोलो। फर्मेंटेड बेवरेजेस। दूसरा एंटीबायोटिक। तीसरा केमिकल्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो पहले आते हैं केमिकल में एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड, और जैसे आप पढ़ते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड। HCl इनऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और वो आपने पढ़ा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, वो कैसा है? ऑर्गेनिक। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कहां यूज किया गया था? चैप्टर नहीं पूछ रहे हैं, केमिकल एनालिसिस। किस काम के लिए? केमिकल एनालिसिस, बायोमोलिक्यूल में। चलो एसिड पे आते हैं। आसान से नाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड खूब पूछा जाता है। सिट्रिक एसिड कहां मिला था? हाँ, C4 साइकिल की क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में मिला था ना। क्रेब्स साइकिल में सबसे पहला मेंबर कौन है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ? एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ। एसिटाइल कोएंजाइम A में कितनी कार्बन? 2। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4। दोनों मिलके कितने बने? 6। 6 कार्बन वाला कंपाउंड कौन? सिट्रिक एसिड। और कल ये टेस्ट सीरीज में सवाल था भी, सिट्रिक एसिड ढूंढना था। फिर सिट्रिक एसिड में डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और डिकार्बोक्सिलेशन से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का है? 5। अकेला कंपाउंड क्रेब साइकिल का है जो 5 कार्बन वाला है। इसके बाद आगे जितने जाओगे सब 4 है, क्योंकि फिर से डिकार्बोक्सिलेशन होगा और बनेगा कौन? सक्सिनाइल कोएंजाइम A, देन सक्सिनिक एसिड, देन फ्यूमेरिक एसिड, देन मैलिक एसिड, देन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्रेब साइकिल खत्म। दिस इज क्रेब साइकिल। अब ये 30 बार अगर पढ़ लोगे तो याद नहीं हो जाएगा, तो बस ऐसे ही करना है। आज तो बस एक रिहर्सल चल रहा है कि अभी ऐसे पढ़ना है हमें। तो आज थोड़ा सा चीजें, आप देखो हम पढ़ तो एक चैप्टर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिट्रिक एसिड हम लेके चले गए कहां पर? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल मतलब रेस्पिरेशन इन प्लांट में। तो अलग अलग चैप्टर पे हम जंप भी कर रहे हैं। वो केल्विन का नाम है, हम फोटोसिंथेसिस में चले गए, बोलो। वाटसन क्रिक विल्किंस आए तो हम जेनेटिक्स में पहुंच गए। तो अलग अलग चैप्टर को पूरा लिंक कर लेंगे। आखिरी दिन तक आते आते सारे चैप्टर लिंक हो जाएंगे। फिर कहीं इसको जी पूछेंगे तो तुरंत बताओगे। अभी थोड़ा सोचना पड़ता ना, तो जब इतनी बार पढ़ लोगे ना तो सोचना नहीं पड़ेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड सोचने का काम नहीं करता है,
रिफ्लेक्स, कोई चीज इतनी बार पढ़ लो कि रिफ्लेक्स, जैसे पूछे 2 दूनी, सोचना पड़ा क्या, क्योंकि रिफ्लेक्स है। ये स्पाइनल कॉर्ड में है आपके। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन आपने देखा और आपका हाथ चल गया आंसर पे, आपको पता नहीं था कि कैसे हो गया, बस आंसर टिक हो गया। गलत नहीं वे सही वाले। चलो अच्छा यहां चलते हैं। तो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कौन करता है, एस्परजिलस नाइगर, और ये क्या है, फंगस। क्लास बताओ। एस्कोमाइसिड्स। कौन सा क्लास, एस्कोमाइसिड। एस्कोमाइसिड में ईस्ट भी है, पेनिसिलियम भी है, एस्परजिलस भी है, न्यूरोस्पोरा भी, मॉरस भी है, ट्रोफिल्स भी है। याद आया। अब बेसिडियो की अगर बात करें तो बेसिडियो में अगेरिकस, मशरूम, पक्सिनिया, रस्ट, अस्टिलेगो, स्मट, इसके अलावा पफ बॉल, टोड स्टूल, ये कुछ मेंबर आते हैं। ब्रैकेट फंजाई, इतने ही तो नाम है। हाँ तो ये अब देखो यहां हम पढ़ रहे हैं, लेकिन चैप्टर 2 में जाके हमने वो लिंक कर लिया। अब जब वहां पढ़िएगा तो आप सोचिएगा कि एस्परजिलस से हमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड तो बहुत आसान, कौन, लैक्टोबैसिलस। नाम में आसानी से आपको मिल जाएगा तो ये तो बहुत आसान होगा। और ये कौन है, बैक्टीरिया। ध्यान ये भी रखना कि एग्जाम में कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, फंगस। ये नाम नहीं पूछिएगा। लैक्टिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया, ये सवाल पूछा जाता है। एसिटिक एसिड, ये भी नाम बहुत आसान लिंक कर सकते हैं, एसिटोबैक्टर, एसिटिक के द्वारा। और ये भी क्या है, बैक्टीरियम। ब्यूटायरिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्या है ये, बैक्टीरियम। और ये देखो ब्यूटाइलिकम से लग नहीं रहा, ब्यूटायरिक एसिड, तो आसानी से लिंक भी आप कर सकते हैं। और क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी क्या कॉज करता है, टिटनेस। देखो उसके नाम में भी टिटैनी आ रहा, तो टिटैनिस क्या पता चला है, टिटनेस। और इन चारों को पढ़ने के बाद 4 एसिड हो गए। ये चारों कौन से एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और इन चारों में आप किसको याद करोगे अच्छे से, फंगस को, एस्परजिलस को, क्योंकि बाकी जो 3 हो क्या है, बैक्टीरिया। और इनके नाम लिंक भी हो रहे हैं, ब्यूटायरिक किससे, ब्यूटाइलिकम से, एसिटिक किससे, एसिटोबैक्टर से, लैक्टिक किससे, लैक्टोबैसिलस से। ये याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई लिंक नहीं बन रहा है। तो ये अगर याद कर लोगे बाकी अपने आप ही सवाल हो जाएंगे। तो जो ज्यादा होते हैं उनको छोड़ देते हैं हम लोग, कम वाले को याद करते हैं। तो हमारे पास 4 एसिड है और 4 एसिड में से 3 एसिड कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैक्टीरिया, और एक कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फंगस। तो किसको याद करना आसान है, फंगस को। क्या, ठीक। अब आते हैं अल्कोहल। वो पानी था बे। अच्छा, अल्कोहल का मीनिंग हमारे सिलेबस में क्या है, इथाइल अल्कोहल। बायो में अगर बात करें तो अल्कोहल का मतलब इथाइल अल्कोहल, और आईपीएससी नेम क्या है, इथेनॉल। तो सारे लिखे, C2H5OH फार्मूला लिखा, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। कौन प्रोड्यूस करता है, ईस्ट। नाम सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, क्लास एस्ट्रोमाइसिन। अब देखो अगर ये बातें आप खुद किताब में पढ़ोगे तो कितना आप पढ़ लोगे और कितना याद कर लोगे। ऐसा तो नहीं कि चैप्टर माइक्रोब पढ़ रहे हो तुरंत उधर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खोल के देखोगे। ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी, हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और चीजें सब टिप पे आपको याद हो जाएंगी। एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम में यहां पर है पहला एंजाइम लाइपेसेस। अब लाइपेज को किस ऑर्गेनेल में पाया गया था, ये लाइसोसोम। डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम के अंदर ही तो है। लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेट, याद आ रहे हैं, किस पीएच पर एक्टिव होते थे, एसिडिक। अब लाइपेज किसको डाइजेस्ट करते हैं बताओ, लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। सबसे जिद्दी दाग कपड़े पे कौन से लगते हैं, लिपिड वाले। ऑयल वाले ही तो दाग लगते हैं ज्यादा। चावल गिर गया तो क्या शर्ट खराब हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर सब्जी गिर जाए तो, क्योंकि सब्जी में क्या है, ऑयल। तो ऑयल के जो दाग होते हैं जल्दी छूटते नहीं है, और इसलिए जो डिटर्जेंट पाउडर आप यूज करते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है, लाइपेजेस। तो अब थोड़ा सा लिंक कर लोगे तो ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। तो लाइपेजेस का यूज कहां करते हैं, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, टू रिमूव
ऑयली स्टेन, स्टेन का मतलब दाग धब्बे। तो जो ऑयली स्टेन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं? लाइपेज। लाइपेज किससे मिलता है? अबे किसी माइक्रोब से मिलता होगा, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो याद ही नहीं करना है, बस काम याद कर लेना है। वैसे कैंडिडा से मिलता है लेकिन आपको जरूरत नहीं है। दूसरे एंजाइम है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। अब पेक्टिनेज किसको डाइजेस्ट करता होगा? पेक्टिन को। पेक्टिन कहाँ मिलता है? सेल वॉल में। एल्गी की सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनस, कैल्शियम कार्बोनेट। समझे? और बाकी प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। तो पेक्टिन के लिए पेक्टिनेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज। अब एनसीईआरटी कहता है कि जो जूस हम मार्केट में खरीदते हैं बॉटल में, वो क्लियर होता है, साफ होता है। जैसे कौन से जूस होते हैं? ट्रॉपिकाना, रियल, है ना, ऐसे कुछ नाम आते हैं। वो एकदम क्लियर होते हैं। लेकिन अगर हम किसी दुकान पे जूस निकाल के उसको पीते हैं तो उसमें देखते हो थोड़ा सा मटमैला दिखाई देता है, या घर पे निकालते तो उतना क्लियर नहीं होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए क्या यूज करते हैं? पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। तो आपको सीधे याद करना है क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल्ड जूसेस। यानी मार्केट में जो जूस बिकते हैं उनको साफ करने के लिए, साफ वो वाली साफ सफाई वाली नहीं, साफ मतलब क्लियर दिखाई दे। अरे बॉटल वाला जूस जब पीते हो तो उसमें बीच में रेसे आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। लेकिन अगर दुकान पियोगे तो बीच में रेसे आते हैं। तो कौन सा जूस अच्छा है? दुकान वाला या घर वाला जो आप पीते हैं। वो बोतल वाला, उसमें फाइबर खत्म ही हो गया, और फाइबर ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो फाइबर डाइजेस्ट कर दिए, क्योंकि फाइबर मिले किससे है? अबे जूस किससे निकलता है? फल से। फल किससे मिलते हैं? पेड़ से। और पेड़ कौन से? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म की सेलवाल होगी, और उस सेलवाल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन होंगे। तो उन्हीं उन्हीं के रेसे तो आएंगे, तो उनको ये डाइजेस्ट कर देंगे, जिससे वो जूस क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा दिखने में। लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। इस पे 3 स्टार लगे, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब नीट का पेपर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के बिना बन ही नहीं सकता है। 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल और इन 3 के सवाल जरूर जरूर पूछे जाते हैं, और खास तौर से मैचिंग टाइप में। और मैचिंग में तो वैसे फ्री का नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहले यहां पर है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्ट्रेप्टोकाइनेज। आसान है ये, क्योंकि जिससे मिलता है उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकॉकस, जो कि क्या है? बैक्टीरिया। यहां पर ये ध्यान रखना है, देखिए बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है। बैक्टीरियम क्या है? सिंगुलर। जब एक की बात करें तो क्या बोलेंगे? बैक्टीरियम। और बहुत सारे होंगे तो बैक्टीरिया। तो अगर स्ट्रेप्टोकॉकस करें तो ये दिस इज बैक्टीरियम, दिस इज बैक्टीरियम। तो स्ट्रेप्टोकॉकस नाम के बैक्टीरियम से स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मिलता है। और ये मॉलिक्यूल देखो, ये कोरोनरी आर्टरी दिखाई दे रही है। कोरोनरी आर्टरी ब्लड को कहां से कहां ले जाती है? हार्ट से। हार्ट से क्या मार खाओगे क्या अभी? कहां से कहां? हार्ट से हार्ट मसल को। मतलब हार्ट अपनी मसल को खुद ही ब्लड सप्लाई करता है। अरे मुझसे भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये थोड़ी कहूंगा, मैं तो तुम लोग को डांटूंगा। तो हाँ, मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। जिस मैंने कहा हार्ट से कुछ सोच लो। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड को कहां से कहां ले जाता है? हार्ट से हार्ट की मसल। अच्छा बताओ, हार्ट खुद को ब्लड सप्लाई करता है कि बॉडी को? दोनों को, कि लंग्स को? तीनों को। लंग्स को, बॉडी को, और खुद को। अब जब ये लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगा, दैट सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। बॉडी को सप्लाई करेगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दोनों को मिला के कहते हैं डबल सर्कुलेशन। दोनों को मिला के डबल सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक और पल्मोनरी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अच्छा, अब जब हार्ट अपनी खुद की मसल को ब्लड सप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कोरोनरी सिस्टम। तो ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे बॉडी ब्लड एंड सर्कुलेशन, वहां थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। अब देखो यहां पर हार्ट ने, और हार्ट जिस आर्टरी के द्वारा ब्लड भेजता है अपनी मसल को, उसे क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, लेकिन अगर उसमें क्लॉट बन गया, क्या बन गया? क्लॉट।
तो इस बीमारी क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड, याद आया? और क्या नाम था इसका? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या डिपॉजिट होता है? कैल्शियम, फैट, फाइब्रस टिश्यू, याद आ रहा है? और अगर ये क्लॉट बन गया तो यहां से जितना ब्लड जाना चाहिए था उतना नहीं जाएगा, और साथ ही ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से पहले तो कैड होगा, और कैड के बाद होगा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इन्फेक्शन नहीं लिखा हुआ है। इन्फॉक्शन का मतलब होता है डेथ हो जाना। मतलब मायो का मतलब मसल, कार्डियल मतलब हार्ट, तो हार्ट की मसल का एक हिस्सा डाई कर जाएगा, और उसी से आगे चल के क्या होगा? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, पहले कैड होगा, कैड के बाद एमआई, और एमआई हार्ट अटैक को लीड करेगा। तो अब ये जो क्लॉट है, अगर इसको हमें डिसॉल्व करना है तो उसके लिए यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब उसमें कुछ बदलाव किया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक के द्वारा। और अब इसका यूज किस लिए करते हैं? क्लॉट बस्टर। बस्टर का मतलब खत्म करना, बस्ट कर देना। जो क्लॉट बना इस क्लॉट को खत्म कर देगा, बस्ट कर देगा। एंड रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल। कौन से ब्लड वेसल? कोरोनरी आर्टरी। तो फिर से एक बार बताओ, स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिला? स्ट्रेप्टोकॉकस से। स्ट्रेप्टोकॉकस क्या है? बैक्टीरिया। और स्ट्रेप्टोकाइनेज को मॉडिफाई किया गया, कैसे? जेनेटिकली। और इसका यूज किस रूप में करते हैं? क्लॉट बस्टर। बहुत पूछा गया इसको, क्लॉट बस्टर। तो अब सिंपली जब मैं आगे पूछूंगा स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, तो क्या बताओगे? क्लॉट बस्टर, दो वर्ड। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ क्लॉट बस्टर। अभी 5 मिनट पूछूंगा ये बात। दूसरा है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या है? फंगस। अब ये ट्राइकोडर्मा का क्लास क्या है? ड्यूटेरोमाइसीट। ड्यूटेरोमाइसीट को कॉमनली कहते हैं इम्परफेक्ट फंक्शन, क्योंकि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, और अगर मिल गया तो एस्पो या बेसिडियो में उसको भेज दिया जाए। 3 एग्जाम्पल कुल मिला के ड्यूटेरो में है, जिसको कैसे याद करते हैं? कैट से। सी इज द कोलिटोट्राइकम, ए इज द ऑल्टरनेरिया, एंड टी इज द ट्राइकोडर्मा या ट्राइकोफाइटोन, दोनों। ट्राइकोडर्मा भी और ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोडर्मा क्या फायदेमंद है? जैसा ट्राइकोफाइटोन डिजीज कॉज करता, कौन सी? रिंगवर्म्स। और यहाँ पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलने वाली एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, और इसका यूज है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के लिए। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कब यूज करते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट कौन करता है? सीएमआई। और सीएमआई कौन प्रोवाइड करता है? टी लिम्फोसाइट। और अगर ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा तो पेशेंट के लिए अच्छी बात है क्या? नहीं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिजेक्शन को रोकने के लिए कौन सी दवाई यूज करते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता, मतलब इम्यून सिस्टम को अपना काम नहीं करने देता है। कौन सा इम्यून सिस्टम? सीएमआई। 2 तरह के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, सीएमआई एंड एएमआई। एएमआई इज द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, एंड सीएमआई इज द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, एंड एएमआई इज आल्सो नेम्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और वो कौन प्रोवाइड करता है? बी लिम्फोसाइट। एएमआई इज प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट, सीएमआई टी लिम्फोसाइट, एंड सीएमआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, और उसको बचाता कौन है? साइक्लोस्पोरिन ए। दिस एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज अ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिन। तीसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टैटिन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे मिलता है? मोनेस्कस परप्यूरियस। क्या है ये? ईस्ट। यानी 2 ईस्ट आपके सिलेबस में, सैक्रोमाइसिस एंड मोनेस्कस। 2 ईस्ट की जीनस आपके सिलेबस में है। अब जो ईस्ट आपने पढ़ा है सैक्रोमाइसिस, वो है बेकर्स ईस्ट या प्रिवर्स ईस्ट। मोनेस्कस परप्यूरियस ये एक ईस्ट है। ईस्ट मतलब फंगस ही होगा, यानी इसका जो क्लास होगा वो क्या होगा? एस्कोमाइसिट। अब एस्कोमाइसिट में वो एग्जाम्पल ये वाला दिया नहीं है, तो अब इसको भी आप याद कर सकते हो। और इससे मिलता है स्टैटिन नाम का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। और ये स्टैटिन क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल क्या बॉडी के लिए ज्यादा अगर हो जाए तो नुकसानदायक है? यस। कौन सी बीमारी? कैड। कैड में वो जो डिपोजिशन होता है वो कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट, फाइब्रस टिश्यू, 4 चीजों का होता है।
तो अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा बॉडी में तो क्या हार्ट अटैक के चांस बढ़ेंगे? यस बिल्कुल। तो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्टैटिन। कैसे काम करता है? तो इसके लिए मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है कि हमारी बॉडी में एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है। आपको याद नहीं करना है, बस समझाने के लिए लिखा हुआ है। हमारी बॉडी में एसिटिक एसिड से क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं होती है। और एंजाइम यहाँ पर नाम लिखा है, भी आपको याद नहीं करना है, HMGCR। स्टैटिन इस एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। स्टैटिन क्या है? अब क्या है? स्टैटिन एंजाइम है, मार खाओगे अभी। अबे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलो। अबे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया ना। और कौन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है? माइलोनेट। माइलोनेट या माइलोनिक एसिड। माइलोनेट किसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है? सक्सिनिक एसिड का। किसका? सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट का। और यहां पर अगर आप देखें तो स्टैटिन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है किसको? उस एंजाइम को जो किसकी सिंथेसिस कराता है? कोलेस्ट्रॉल की। तो सोचो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला एंजाइम अगर इनहिबिट हो जाएगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम होगी। और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो गई यानी स्टैटिन ने कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर दिया। इसलिए स्टैटिन को कहते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्लियर है बात? अब तीनों को एक बार फिर से तुम लोग बता दो, फिर आगे चलते हैं। तो तीनों क्या, शुरुआत से चलते हैं जो भी हमने पढ़ा है। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये हमने पढ़ा अभी। ठीक, एक बार सब लोग बोलेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। तो इसमें कितने टॉपिक हमने पढ़े? 3। पहला फर्मेंटेड बेवरेजेस, आप सिंपली अल्कोहलिक बेवरेजेस भी कह सकते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक। तीसरा एसिड एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। एकदम दिमाग में फीड होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस है, इससे बहुत सारे सवाल आपके हो जाएंगे एग्जाम में। तो पहले हमने पढ़ा फर्मेंटेड बेवरेजेस। अच्छा, फर्मेंटेड बेवरेजेस में जो बड़े बड़े बर्तन यूज करते हैं उन्हें कहते हैं फर्मेंटर्स। और उधर जब हम बायोटिक पढ़ते हैं तो वहां पर बायोरिएक्टर। तो दोनों अलग अलग टर्म एनसीईआरटी ने यूज किए हैं। अब एल्कोहलिक बेवरेजेस की अगर बात करें तो टाइप ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस किस पे डिपेंड करता है? 2 चीजों पर। पहला रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। कितनी एल्कोहलिक ड्रिंक सिलेबस में? 5। कौन सा? वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। अब वाइन और बियर कैसे बनते हैं? विदाउट डिस्टिलेशन, बस इतना याद करना। बाकी तीनों विद डिस्टिलेशन। समझ गए? अब ये अल्कोहल प्रोड्यूस करने का काम करता कौन है? ईस्ट। ईस्ट कौन? सैक्रोमाइसिस सेरेमाइसिस। और ये जो शराब व्यवसाय से क्या कहते हैं? ब्रीवरी इंडस्ट्री। और इसीलिए जो ईस्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट। और जो कि बेकरी में यूज करते हैं इसलिए बेकर्स ईस्ट। ये टॉपिक हो गया। अब चलते एंटीबायोटिक की बात करते हैं। एंटीबायोटिक किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक। और ग्रीक लैंग्वेज में एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। और बायोस का मतलब लाइफ। तो ये अगेंस्ट लाइफ किसके लिए? पैथोजन के लिए। लेकिन ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ है, मतलब जीवन को बचाने के लिए। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक उसकी डिस्कवरी किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये थी एक चांस डिस्कवरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। किस पे? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। इन्होंने देखा कि कुछ कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पर एक केमिकल प्रोड्यूस हो गया। उस केमिकल का नाम पेनिसिलिन रखा इन्होंने, क्योंकि मोल्ड का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। फंगस के लिए मोल्ड टर्म यूज करते हैं। और यहां से हमें पहली एंटीबायोटिक के बारे में पता चला। लेकिन इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल किसने पता लगाया? चेन एंड फ्लोरी ने। और इस एंटीबायोटिक का पहला यूज कब किया गया? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स। और इस डिस्कवरी के लिए 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। कौन? फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी। कब? 1945 में। 1953 का नोबेल प्राइज वाटसन, क्रिक और विल्किंस को। और 61 का केल्विन बोल सकते हो सिंपली आप, केल्विन को। किस काम के लिए? केल्विन साइकिल के लिए या C3 साइकिल के लिए। अब यहां पर फिर हमने पढ़ा एसिड्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसिड में 4 एसिड आपने पढ़े। सबसे पहला सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस नाइजर। और ये क्या है? फंगस। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, बहुत आसान सा नाम है। ब्यूटायरिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। बोलो।
क्लोस्ट्रीडियम, ब्यूटाइलिकम, और एक कौन सा बचा? लैक्टिक एसिड। कौन प्रोड्यूस करता है? लैक्टोबैसिलस। तो यानी बाकी तीन तो लिंक कर लेंगे, बस सिट्रिक एसिड को थोड़ा ध्यान रखिएगा, एस्परजिलस नाइजर। फिर आते हैं एंजाइम। एंजाइम कितने पढ़े आपने? 4। कौन से एंजाइम पढ़ लिए? लाइपेज, प्रोटीएज, पेक्टिनेज और अबे स्टैटिन स्टेटिन इसमें कहा मिला दे रहे हो? अभी बायोएक्टिव अलग पढ़ेंगे ना 3, ये तो एंजाइम है 3। तो पहला कौन सा? लाइपेज। लाइपेज का कहा किया गया? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। बोलो, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन टू रिमूव द ऑयली स्टेन्स। देखो कीवर्ड पता होने चाहिए आपको, क्योंकि हर एक लाइन में हर एक चीज याद भी नहीं कर सकते, और जरूरत भी है तो कीवर्ड पता होना चाहिए कि लाइपेज, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन टू रिमूव ऑयली स्टेन, बस खत्म बात। फिर आगे पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस की बात करें तो इनका यूज कहां करते हैं? क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूसेस, बस खत्म हो गई बात। फिर आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, कितने? 3। पहला स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए, और तीसरा स्टैटिन्स। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकॉकस से, स्ट्रेप्टोकॉकस। और स्ट्रेप्टोकाइनेज किस तरह काम करता है? क्लॉट बस्टर। क्या काम करता है? क्लॉट बस्टर का काम करता है, यानी ये हार्ट अटैक को कम करता है क्या? बिल्कुल। दूसरा आपने पढ़ा कौन सा? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए की अगर बात करें किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये साइक्लोस्पोरिन ए किस तरीके का काम करता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट उन पेशेंट में जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट कौन करता है? सीएमआई। रिजेक्शन को रोकने का काम कौन करता है? साइक्लोस्पोरिन ए। तीसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टैटिन्स। स्टैटिन किससे मिलता है? ईस्ट से। कौन सा ईस्ट? मोनास्कस परप्यूरियस। और ये जो स्टैटिन है इसका काम क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। बोलो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और ये किस एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है? जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कराता है, यानी स्टैटिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनेट। वहां सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो है मेलोनेट। और जो कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला जो एंजाइम है उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है स्टैटिन्स। तो स्टैटिन इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल। हम क्यों इतना ध्यान रखें? क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिन इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, साइक्लोस्पोरिन ए इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज इज क्लॉट बस्टर। कीवर्ड आपको पता होने चाहिए। अब सोचिए कल जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो इतना काम करने में केवल 5 मिनट लगेगा, और जो कल पढ़ाया था उसमें तो 2 ही मिनट लगेगा। तो कल 7 मिनट में ये जो हमने 2 घंटे में कहानी पढ़ी है कल 7 मिनट में खत्म हो जाएगी। फिर परसों आएंगे तो तीनों दिन का मिला के 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। और सोचो कि ऐसे अगर धीरे धीरे आप रोज रिवाइज करते जाएंगे तो स्टैटिन कितनी बार रिवाइज हो जाएगा, और फिर आपको भूलेगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं भूलेगा। ये केवल महीने भर की बात नहीं, कभी नहीं भूलेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, 8.3 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कितने टॉपिक हैं? 6 टॉपिक। पहला कौन सा? माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। दूसरा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तीसरा माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक जहां पर दिक्कत होती है बच्चे को, तो एक तरीके से हम लोग सीखेंगे तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक, सबसे बात करते हैं सीवेज के बारे में। सीवेज को हिंदी में कहते हैं सीवर। सीवर सब लोग जानते हो क्या? अरे सीवर नहीं जानते हो क्या? सीवर लौटते रहते हैं उसी में। तो सीवर का जो पानी होता है उसी को हम लोग कहते हैं सीवेज। डेफिनेशन की अगर बात करें तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज नोन एज सीवेज। म्यूनिसिपल मतलब नगर निगम। नगर निगम नहीं जानते हो? म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। तो नगर पालिका का जो वेस्ट वाटर होता है उसी को कहते हैं सीवेज। और सीवेज गांव में होता है कि शहर में? गांव में तो ऐसा कोई सीवर वूवर होता नहीं है,
यहाँ पर सीवर की लाइनें सब बिछी हुई हैं, जिसके अंदर कुछ पीला पीला जाता है, इधर पीला पीला लिखा भी है। हाँ, सोना जाता है उसमें। तो अर्बन एरियाज, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, जैसे सिटीज, टाउन। अब करें द मेजर कंपोनेंट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीवेज इज ह्यूमन एक्सक्रीटा और फिशेज। सबसे जो मुख्य हिस्सा है वो क्या है? सोना, है ना। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा को कहते हैं फिशेज या फिर सोना, गोल्ड है ये। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब। अब करें इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है और साथ ही माइक्रोब होता है, और इनमें से कुछ माइक्रोब पैथोजेनिक होते हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा भी है, पैथोजेनिक। वाटर बॉर्न डिजीज मतलब बहुत सारी बीमारियां ऐसी जो पानी की वजह से होती हैं, गंदे पानी की वजह से। टाइफाइड, डिसेंट्री, कॉलेरा, जॉइंटिस। टाइफाइड कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी। डिसेंट्री, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया? डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो ये ध्यान रखना, दोनों सिलेबस में आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दोनों बातें एनसीईआरटी ने लिखी है। डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। जॉइंटिस कॉज्ड बाय वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस जॉइंटिस कॉज कर सकता है। या फिर जॉइंटिस के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे वो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, याद आ रहा है? RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, वहां भी बच्चे को क्या हो रहा था? जॉइंटिस और सीवियर एनीमिया। तो सीवियर एनीमिया एंड जॉइंटिस। तो ये कुछ वाटर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज भी होती हैं। कौन सी? कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया, तो आपके सिलेबस में। और वेक्टर बॉर्न डिजीज, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। और इन चारों का वेक्टर कौन है? एनोफ्लिस नहीं बेटा, मॉस्किटो। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया में फीमेल मॉस्किटो, जिसमें से मलेरिया फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, फाइलेरिया फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, और डेंगू चिकनगुनिया लेडीज एडीज मॉस्किटो। चारों बीमारियां लेडीज फैलाती हैं। कौन कौन सी? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। दीज आर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। ठीक, तो ये कुछ बीमारियां यहां पर लिखी, वाटर बॉर्न डिसीजेस। तो अलग अलग कैटेगरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लोग डिस्कस कर लेंगे। वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, 3 तरह की बीमारियां हैं ये। अब यहां पर एक टर्म है सबसे पहले बीओडी। तो बीओडी की समझ लेते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक वर्ड होगा बायोलॉजिकल, वो गलत होगा, तो ये ध्यान रखना, और ये गलती होती है। तो बीओडी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मीनिंग क्या होता है? 1 लीटर पानी में, कितना पानी? 1 लीटर। 1 लीटर पानी में जितनी इंप्योरिटीज है, जितना ऑर्गेनिक मैटर है, कौन सा मैटर? ऑर्गेनिक मैटर, उसको डिकम्पोज करने के लिए। डिकम्पोज एरोबिक है कि एनारोबिक? एरोबिक है। तो डिकम्पोजिशन जब करेगा बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन यूज करेगा। तो 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया या पैथोजन तो नहीं, माइक्रोब जितना ऑक्सीजन यूज करता है, ऑक्सीजन की उसी मात्रा को क्या बोलते हैं? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाम से पता चला कि ऑक्सीजन की डिमांड है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर 2 चैम्बर मैंने दिखाए 1-1 लीटर के, दोनों में ऑर्गेनिक मटेरियल दिखाया हुआ है। तो बताओ कहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है? ए में। तो किसका बीओडी ज्यादा है? ए का। तो किसमें पोल्यूशन कॉज करने की क्षमता ज्यादा है? ए में। यानी जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, पोल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। इस फॉर्मूले से आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। यहां दिखाया गया कि ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन करने के लिए, और ये डेफिनेशन लिखी कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोब to oxidize organic matter present in 1 liter of water is known as BOD. This is biochemical oxygen demand. इस पे ध्यान देना, केमिकल पे, not biological. BOD is directly proportional to the organic matter, directly proportional to the polluting potential.
कल का अगर पेपर आपने दिया होगा, पहला सवाल यही था बायो में कि बीओडी जितना ज्यादा होगा पोल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ पर जैसे दो आपको एग्जाम्पल एक्स और वाई दिए हैं, अब कहें कि एक्स और वाई में किसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा है, वाई का कैसे पता चला, बीओडी ज्यादा है। जो वाई है उसका बीओडी कितना दिया है 50 ml पर लीटर, और एक्स का कितना दिया है 20 ml पर लीटर। तो अगर एक्स का बीओडी कम है मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, मतलब उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल कम होगा। मतलब इस सीवर को अगर पानी में डाल देंगे नदी में तो पोल्यूशन कम कॉज करेगा और ये वाला पोल्यूशन ज्यादा कॉज करेगा। तो अब सीवेज को पानी में डालने से पहले नदी में डालने से, गोमती नदी लखनऊ में है, हमारे घर से जो सीवर निकलता है उसको गोमती में सीधे डाल दें क्या, नहीं, उससे नदी में पोल्यूशन हो जाएगा, साथ ही बीमारियां भी तो फैलेंगी, क्योंकि गोमती नदी का पानी सप्लाई किया था घर में वापस, पानी टंकी से आता है, कहां से आता है, नदी से ही तो आता है। तो इधर आप नाली से भेजे उधर वापस तो लेकिन वो वैसे नहीं भेज देते कि जैसे गया वैसे आ गए, ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं उसे, ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, और उस ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। और सीवेज का जो ट्रीटमेंट हो कौन करता है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब। अब हेट्रोट्रॉफिक, जैसे अगर बैक्टीरिया को याद करें तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है हेट्रोट्रॉफिक, दोनों तरह के, ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बैक्टीरिया में या मोनेरा में, उससे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन और किसी किंगडम में नहीं है, ये बात आपने पढ़ रखी है। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया, अबे नेचर, हेट्रो की ऑटो, हेट्रोट्रॉफिक। नाइट्रोजन फिक्स करने वाला हेट्रोट्रॉफिक, लेग्यूम में नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, राइजोबियम, और राइजोबियम कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक। कैसे पता चला, अरे एक तो एनसीईआरटी लिख रखा है, दूसरा सिम्बायोटिक होता है रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट के साथ, तो लेगुमिनस प्लांट इसको खाना देता है और बदले में नाइट्रोजन फिक्स करता है, तभी तो सिम्बायोटिक बनेगा। ब्लूम कॉज करने वाला ऑटो की हेट्रो, ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि एल्गल ब्लूम कौन कॉज करता है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, वो भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, वो भी ऑक्सीजनिक वाला, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। और वो रिसाइकलिंग करने वाला कीमो ऑटोट्रॉफिक, और किसकी रिसाइकलिंग करता है, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सल्फर। पिंस कोड है इसके लिए, तो पिन से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो यहां चलते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए। ये प्लांट पौधे वाला नहीं, ये कौन सा है, संयंत्र। किसकी बात करते हैं, संयंत्र की, एसटीपीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। संयंत्र समझते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन, क्या संयंत्र नहीं जानते तुम लोग, हाँ, मतलब किसी, आप ये कह सकते हो कि जो एक मशीन की तरह काम करता हो। जैसे ये एसी प्लांट है, ये क्या है, एसी प्लांट, तो ये एसी संयंत्र है। आरओ प्लांट वहां लगा है जहां पानी लेते हो, तो आरओ प्लांट लगा हुआ है, तो आरओ प्लांट मतलब पानी प्योरीफाई करने का एक पूरा टेक्निक लगा हुआ है, तो टेक्निक समझ सकते हो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एसटीपी शॉर्ट में कहते हैं। अब एसटीपी में दो तरह के ट्रीटमेंट हम लोग कहते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है दिस इज कॉल्ड फिजिकल, इस ट्रीटमेंट में किसी माइक्रोब का यूज नहीं होता है। सेकेंडरी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल, क्योंकि यहां पर माइक्रोब का यूज किया जाता है। नीट में यही सवाल पूछा गया कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किससे रिलेटेड है, सेकेंडरी से। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या सीवेज ट्रीटमेंट के लिए माइक्रोब का यूज किया जा रहा है, नो सर। क्या भाई पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, टॉपिक का नाम बताओ, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। हम करें क्या सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब का जरूरत नहीं सर, कहां सर होता है, अभी तो आप, अरे बेटा ये पूरा तो देखो पहले। लेकिन अब सीवेज ट्रीटमेंट में पहले ही हो पूरे एकदम। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में किसी माइक्रोब का यूज नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल। सेकेंडरी में माइक्रोब का यूज हो रहा है तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल। अब देखो प्राइमरी में क्या करते हैं, दो काम, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। भाई पानी में तीन तरह की इंप्योरिटीज होती है, पानी में तीन तरह की। कुछ इंप्योरिटीज ऊपर तैरती रहती, पीली पीली,
दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग डेब्रिस। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग डेब्रिस। कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जैसे बालू है, मोरंग है, गिट्टी, तो नीचे बैठ जाती हैं वो, और कुछ इम्प्योरिटीज पानी में घुली रहती है। नाली का पानी कभी नहीं देखे हो तो नाली का पानी एकदम साफ होता कि नहीं होता? गंदा मटमैला सा होता है ना, तो कुछ चीजें उसके अंदर घुली हुई हैं। अच्छा, वो नाली का एक गिलास पानी ले लो, ले लो, अब लेने के बाद उसको छान दोगे तो छाने के बाद एकदम साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। छानने से क्या होगा? जो ऊपर गंदगी तैर रही थी वो निकल जाएगी, और अगर उस पानी को थोड़ी देर भर के रख दोगे तो जो बालू वालू नीचे बैठ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी पानी गंदा रहेगा ना, कि कुछ इंप्योरिटीज उसमें घुली हुई है, डिजॉल्व है। तो अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो तैरने वाली इंप्योरिटीज खत्म हो जाएंगी, सेडिमेंटेशन करेंगे तो जो बालू वालू वो नीचे बैठ जाएगी, लेकिन जो घुली हुई इंप्योरिटीज हैं वो प्राइमरी ट्रीटमेंट से सही नहीं होंगी, साफ नहीं होंगी। तो दो काम करेंगे प्राइमरी में, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये टैंक बना के दिखाया भी गया यहाँ पर आपको। अब ये जो टैंक है देखो यहाँ लिखा फ्लोटिंग डेब्रिस, फिल्ट्रेशन से खत्म। सेडिमेंट वाली जो है सेडिमेंटेशन से खत्म, इसमें पेबल्स, सॉइल एक्सेट्रा आते हैं, इसको मोरंग वोरंग आप बोलते हो पेबल्स को, है ना, कंकड़ वंकड़ होते हैं, और ये डिसॉल्व इंप्योरिटीज है। तो प्राइमरी से दो इंप्योरिटीज तो खत्म हो गई। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये अब टैंक यहाँ ध्यान रखने की, कई सारे टैंक आते हैं यहाँ पर। तो देखो नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, तो एक तो चीज क्लियर है कि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात हो रही। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है, यहां पर जब हम, देखो नाम है सेटलिंग, तो जो इंप्योरिटीज यहां पर नीचे जाके सेटल हो जाएंगी तो उन इंप्योरिटीज को कहेंगे प्राइमरी स्लज, और ऊपर जो लिक्विड वाला हिस्सा बचेगा उसे कहेंगे सुपर नेटेंट या प्राइमरी इफ्लुएंट। और क्या इस प्राइमरी इफ्लुएंट में डिसॉल्व इंप्योरिटीज हैं, और इन डिसॉल्व इंप्योरिटीज को हटाना है, उसके बाद पानी को नदी में डालना है ताकि नदी में पोल्यूशन ना हो। तो अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को देखो नाम पे ध्यान देना है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी स्लज मतलब कब बना? प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी इफ्लुएंट कब बना? प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो इससे आप ये अंदाजा लगा लोगे कि सब प्राइमरी से रिलेटेड है। अब प्राइमरी इफ्लुएंट में से क्या हटाना है? डिसॉल्व इंप्योरिटीज, इसलिए इसको कहां भेजेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक। कहां पर? एरेशन टैंक। एरेशन टर्म कहां से बना? एयर से। तो अब सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है, और अब यहां पर प्राइमरी फ्लुएंट को ये देखो लिखा है एरेशन टैंक, एरेशन टैंक में डालेगा, और एरेशन टैंक में क्या डाल रहे हैं? इधर से एयर। जब एयर यहां पर पंप करेंगे, एयर क्यों पंप कर रहे हैं? क्योंकि डीकंपोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जब एयर को पंप करेंगे तो यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखो ये फंगस आपको दिखाई दे रहे हैं हरे वाले, पर्पल वाले क्या दिखाई दे रहे हैं? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया इन फंगल फिलामेंट या हाइफी के बीच में जाके फंस गए हैं, और इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? फ्लॉक्स। ये टर्म एक आ गया, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स इज मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होगा। और फ्लॉक्स कैसे हैं? एरोबिक। फ्लॉक्स कैसे हैं? एरोबिक माइक्रोब। तो अब यहां पर क्या होगा कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, अब एरोबिक बैक्टीरिया यहां पर जो इंप्योरिटीज हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको डिकम्पोज करेंगे। और डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? अगर कोई चीज डिकम्पोज हो रही तो किसमें बदले? CO2 और वाटर में। CO2 और वाटर में। और CO2 और वाटर में कौन ऑर्गेनिक है? कोई नहीं। तो अगर ऑर्गेनिक चीज को डिकम्पोज करेंगे तो इनऑर्गेनिक बनेंगी चीजें, और ऑर्गेनिक की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो सोचिए जैसे जैसे यहाँ डिकम्पोजिशन होता जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो बीओडी बढ़ जाएगा, बीओडी कम हो जाएगा। और क्या हमारा पर्पज बीओडी को कम करना ही है? क्योंकि बीओडी जितना कम होगा पोल्यूटिंग पोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। तो देखो बीओडी यहाँ पर कम हो जाएगा। जैसे बीओडी कम होगा, एरेशन टैंक से पानी को कहां भेजेंगे? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अभी प्राइमरी सेटलिंग टैंक पढ़ा था, ये कौन सा है? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में पानी को ऐसे छोड़ देंगे तो जो फ्लॉक्स वो नीचे सेटल कर जाएंगे, फ्लॉक्स नीचे सेटल हो जाएंगे। और जब फ्लॉक्स सेटल हो जाएंगे तो इन सेटल्ड फ्लॉक्स को कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। कौन सा स्लज? एक्टिवेटेड। प्राइमरी में कौन बना था? प्राइमरी स्लज। यहां कौन सा? एक्टिवेटेड स्लज। अब एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल अमाउंट एरेशन टैंक में भेज देंगे, जो काम करेगा किसका? इनोकुलम का। और बाकी जो लार्ज अमाउंट है उसको भेज देंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर।
एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे मिथेनोजन ये इन फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर देंगे और डाइजेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, और इससे क्या रिलीज होगी, बायोगैस रिलीज होगी। और बायोगैस हमारा अगला टॉपिक भी यहाँ पर है। बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन। 70% करीब मीथेन ही होता है यहाँ पर। बाकी क्या होता है, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, और भी कई सारी गैसेस होती हैं। लेकिन 4 मेजर गैसेस आपके सामने लिखी हैं। और ये जो बायोगैस है इसको एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील। कैसा है ये, ज्वलनशील है। और कौन ज्वलनशील है, CNG, LPG, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, इनफ्लेमेबल। अबे पेट्रोल डीजल गाड़ी ले जाती, लिखा नहीं था हाईली इनफ्लेमेबल। एक होता है इनफ्लेमेबल और एक होता है फ्लेमेबल, एक ही चीज की अलग अलग। क्या फ्लेमेबल क्या होता है, जैसे लकड़ी है ये लकड़ी फ्लेमेबल है या इनफ्लेमेबल, हाँ, दिस इज फ्लेमेबल। लकड़ी को हम जला सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें बाहर से आग लगानी पड़ेगी। लेकिन पेट्रोल डीजल में बाहर से आग नहीं लगानी पड़ेगी, वो खुद ही आग पकड़ लेगा। अरे यार, टैंकर जा रहा है, टैंकर जाके कहीं लड़ गया तो आग नहीं लग जाती अपने आप। गाय दो टकराई और CNG भरा हुआ, आग नहीं लग जाती है। तो ये इनफ्लेमेबल है, अपने आप आग पकड़ लेते हैं। और फ्लेमेबल जिसमें आग लगानी पड़े, जिस तुम लोगों में आग लगानी पड़ती है कि बेटा पढ़ लो बेटा, अपने आप नहीं पढ़ते हो तो बार बार लुक्की लगानी पड़ती है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि शहरीकरण बढ़ रहा है, इंक्रीज्ड अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन मतलब शहरीकरण। तो जैसे तुम गांव में रहना चाहते हो कि शहर में, तो यहाँ क्या करने आए हो, तो यहाँ क्या करने आए हो, पढ़ने आए हो कि नहीं आए हो। तो अगर ये सुविधा गांव में होती तो गांव में ही रहते। तो शहर में सुविधाएं अच्छी हैं। अब वहां लुलु मॉल थोड़ी मिलेगा, तो लखनऊ में मिलेगा, तो इसलिए लखनऊ आ गया, है ना। तो शहरीकरण बढ़ रहा है, और शहरीकरण बढ़ने की वजह से सीवेज भी बढ़ेगा। अबे यहाँ रहोगे तो गांव में थोड़ी जाओगे लोटा लेके, जाओगे तो यही ना। तो सीवर भी बढ़ता जाएगा, और सीवर अगर बढ़ता जाएगा, अगर, अरे एक मिनट सुन लो बस, खत्म ये। सीवर अगर बढ़ेगा तो हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने तेजी से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इसलिए बहुत सारा पानी बिना ट्रीटमेंट की नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदियां पॉल्यूटेड हो रही। खासतौर से जो 2 मेजर रिवर है, गंगा एंड यमुना, तो उनको बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट MOEF के द्वारा गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर 2 सवाल मिलेंगे कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किए गए, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई MOEF की। जब तो पहले ये बताओ, एनसीईआरटी में लिखा कि नहीं लिखा है, लिखा हुआ है। कहां पर लिखा है, रिप्रोडक्शन यूनिट में, पंचानन माहेश्वरी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा है। पंचानन माहेश्वरी के प्रयासों के द्वारा 1972 में NCEPC की स्थापना हुई, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। और 1984 में उसी से आगे चल के स्थापना हुई MOEF की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। और इसी ये सब पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो नया नया लग रहा है लेकिन अभी कई बार रिपीट हो जाएगा। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ताकि इन नदियों को पोल्यूशन से बचाया जा सके। ठीक है, तो अब एक बार जरा टैंक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, कौन से टैंक, उनका सीक्वेंस क्या है। पहला टैंक कौन सा है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। दूसरा एरेशन टैंक, एरेशन टैंक। तीसरा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। और चौथा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। याद हो जाएगा। तो टैंक में तो कोई समस्या होगी नहीं। अब पहला सवाल, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या माइक्रोब का यूज होता है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में, सेकेंडरी। सेकेंडरी में ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक, दोनों कहां है भाई, हेट्रो, केवल केवल हेट्रो यूज हो रहा है। एरोबिक या एनारोबिक, अबे दोनों, नहीं समझ पाए।
जब हमने वो एरेशन टैंक में एयर को पंप किया तो फ्लॉक्स ग्रो किया, और फ्लॉक्स में एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई। लेकिन जब फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करना था तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया मिथेनोजेंस, और मिथेनोजन क्या है? आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया ज्यादातर कैसे होते हैं? एनारोबिक। नाम ही बेटा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो समझे? तो क्या माइक्रोब यूज होते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में? सेकेंडरी में। ऑटो या हेट्रो? केवल हेट्रोट्रॉफिक हैं, और हेट्रो में एरोबिक या एनारोबिक दोनों तरह के। पहले कौन यूज होते हैं? एरोबिक, और बाद में एनारोबिक। पहला टैंक कौन सा है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। दूसरा एरेशन टैंक। तीसरा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। चौथा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। और जब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मिथेनोजन का यूज करते हैं तो वो मीथेन गैस या बायोगैस को प्रोड्यूस करता है, और बायोगैस प्रोडक्शन हमारा अगला टॉपिक है। तो एक बार हम लोग एनसीईआरटी 6 को रीड करा दें कि पढ़ लोगे तुम लोग? पढ़ लोगे ना तुम लोग? क्वेश्चन करा दें क्या? क्वेश्चन कर लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अगर किसी बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है, यार फिर आवाज चली गई। हाँ हाँ, अभी दे रहे हैं, रुक जाओ। देखो एनसीईआरटी में क्या कि पैरा के फॉर्म में चीजें दी हुई हैं। तो इस किताब में ये नॉट आउट 90 नाम से है बुक। हाँ, ऑन करो बेटा। तो इसमें जो थ्योरी दी हुई वो लाइन लाइन करके दी हुई, मतलब पॉइंट पॉइंट करके 1 2 3 4, जैसे इसमें दिया हुआ है ना, जो आपको सीट मिली ना, एग्जैक्टली इसी की सीट है ये, इसी बुक की। और इसमें आपको जो निमोनिक है करीब 250-300 निमोनिक जितने मैंने बनाए सब सारे निमोनिक नॉट आउट फंडा करके दिए हुए हैं, और एकदम एनसीईआरटी के पेज नंबर के हिसाब से। एनसीईआरटी का कोई रैंडमली पेज नंबर खोलोगे 85 तो उसमें एग्जाम ऐसा ही मिलेगा। बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम दिए गए, जैसे ये ग्रिफिथ बने हुए हैं, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना? सब टॉपिक बना दिए गए हैं, और जितने कठिन वर्ड हैं उनकी मीनिंग लिखी रेड कलर से। और जितने भी सवाल एनसीईआरटी में दी जिनके बारे में पूछा गया, इससे कलम पूछ नहीं रहे थे कि वो डो जो होता है उसमें वो माइक्रोब कहाँ से आ जाता है, तो बताया था सराउंडिंग से या फिर वो इंग्रेडिएंट से आ जाता है। वो सारे सोल्यूशन इसमें दिए हुए हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है? अभी देंगे, रुको। 99 में हम एक बार तुम लोग इसकी रीडिंग जरूर करना, या मैं करा दूं? ज्यादा टाइम लगेगा नहीं वैसे। चलो पेज नंबर आ जाओ 11। 11 पेज पे आ जाओ। 11 सवाल हम कर भी चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग। क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगला 12। एक मिनट। अ साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद एंटीबायोटिक इज, कितना कठिन सवाल है। अच्छा, 13 नंबर, विच अमंग दीज आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन? विस्की, ब्रांडी, रम। अब आपने याद क्या किया था? विदाउट। अब विद पूछा तो कर लोगे ना? क्या हो जाएगा? ADE 4 हो जाएगा ना? चलो 14 नंबर में क्या कह रहे हैं? इथेनॉल इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस बाय ईस्ट। सही बात है क्या? विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन।
ये गलत बात है क्या? ये गलत बात है ना, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी कहाँ आंसर है बे? एक चीज और ध्यान रखिए, ए बी सी डी कभी आंसर नहीं होता, 1 2 3 4 होता है। तो कौन सा थर्ड आंसर हो जाएगा? चलो अगला। हाँ, दोनों गलत है क्या? अबे इथेनल लिखा है नालायक, ऐसे पढ़ाई करोगे? मेरी बेइज्जती कराओगे? दोनों गलत है इसमें, दोनों गलत है ना। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस, बोलो, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा, स्टैटिन्स, मोनास्कस, ब्यूटारिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम। अब आंसर तो कर लोगे ना। स्टेटमेंट 1, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ 19th सेंचुरी। गलत है क्या? 20th होगा। एंटी इज अ लैटिन वर्ड, कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। तो क्या दोनों बातें गलत हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी कि डी होगा? सेकंड होगा ना। नेक्स्ट, एस्परजिलस, सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर, एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम, butyric acid, and lactobacillus lactic acid. Which of the molecule listed below is product of fermentation of glucose by yeast? C2H5OH. ये क्या है? ethyl alcohol. Discovery of the first antibiotic was a chance discovery. Penicillin was the first antibiotic. तो आंसर क्या होगा? 1. Alcoholic beverages are obtained with the help of yeast. Statement 1, antibiotic are chemical produced by microbe that kill other microbe. Antibiotic are chemical formed in body that eliminate, antibodies are chemical formed in body that eliminate microbe. एंटीबॉडीज लिखा हुआ है। एंटीबॉडीज क्या? ऐसे केमिकल जो हमारी बॉडी में बनते हैं माइक्रोब को मारने के लिए। क्या दोनों बातें सही हैं? यस। तो कौन सा आंसर होगा? थर्ड। Yeast is used in the production of ethyl alcohol. First antibiotic was discovered by Alexander Fleming. Penicillium was the first antibiotic. गलत बात, पेनिसिलिन होगा। अब एग्जाम में आसान तो बहुत लगेगा, 1 सेकंड में गलत होगा। तो पेनिसिलियम लिखा है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक थोड़ी था, पेनिसिलिन था। ये तो माइक्रोब है ना। Microbe are used for commercial and industrial production of certain chemical likes. Organic acid मिलता है, अल्कोहल, स्पोरोपोलेनिन, ये कहाँ होता है? एंजाइम। स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन के एंजाइम में होता है, ये नेचुरल कंपोनेंट है और इसको डिग्रेड करने वाला कोई एंजाइम अभी पता नहीं है। तो क्या ए बी डी ई हो जाएगा? पहला ऑप्शन, डोमेस्टिक सीवेज ऑफ लार्ज सिटीज, इतना टाइम लोगे भाई तुम लोग, मेरी बेइज्जती कराओगे। इज प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पहले एरोबिक फिर एनारोबिक। अरे बाकी करोगे क्या तुम लोग घर जाके? तो कितने टॉपिक पढ़ने यहाँ पर टोटल? कितने पढ़ लिया? 5 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए ना। तो 3 अब छोटे छोटे बच्चे कल कंप्लीट हो जाएंगे। और लेकिन इन तीनों को हम रिवाइज भी कराएंगे। शुरुआत के 10 मिनट में सारा रिवीजन करके अगले 3 टॉपिक कवर कर लेंगे। अब एक चीज और बता दो मुझे, अरे बस्ता तुम लोग मतलब लेबर की तरह काम करते हो तुम लोग। जैसे घर में लेबर नहीं आता, जैसे 4:30 बजता है वैसे हाथ पकड़ने लगता है। उसकी छुट्टी 5 बजे होनी है, लेकिन वो 4:30 बजे हाथ धोने लगता है। कितना बजा अभी? अच्छा 2:30 बज गया है। लेकिन अब कोई टेस्ट तो है नहीं आज, टेस्ट वाले दिन थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे, ऐसे तो पढ़ते रहो ना। तो अब नहीं आज हो गया, ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। आदत डालो अभी, है ना, आदत पड़ जाए। मैंने कहा ना कि 8 घंटे की भी क्लास होगी बायो की एक दिन में, तो 8 घंटे बैठने के लिए भी आदत डालो।
कल हमने कितनी देर पढ़ा था? 1-1.25 घंटे पढ़ा होगा। आज थोड़ा सा 1.5 घंटे पढ़ा है, कल 2 घंटे पढ़ाएंगे। अब ऐसे रोज नहीं पढ़ेगा। ठीक है। सवाल ये है मेरा कि जैसे माइक्रोब हम लोग पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है तुम लोगों को? पढ़ना है? तब ठीक है फिर, मतलब तो पढ़ा देंगे, मतलब और क्या। तो ऐसे ही करवा दे जैसे करा रहे हैं। ठीक। हाँ, ये ठीक है ना? और अभी तो ये थोड़ा पढ़ा रहे हैं, बाकी जब रिवीजन वाला पार्ट आएगा तो एक दिन में एक चैप्टर कराएंगे, क्योंकि ये टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। बाकी नॉर्मली जैसे मान लो कि कल मुझे सेल पढ़ाना होगा, तो मैं आज आपसे कहूंगा बेटा कल सेल पढ़ के आना, तुम लोग थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करके आना। रीडिंग करके आओगे, हम लोग आपस में वो क्वेश्चन पूछते रहेंगे और यहाँ पर आपको समझाते भी रहेंगे। ठीक है, चलो बाकी कल मिलते हैं फिर। ओके, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, इसका सेल बड़ी जल्दी जा रहा है। हाँ?